हेलो स्टूडेंट, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आज हम यहाँ पे बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। वाद का खारिज होना। क्लियर है? आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पिछली जो क्लास हुई थी हमने उसमें ऑर्डर 7 के बारे में जाना था। एक जनरल बात बताइए, प्लेंट का क्या मतलब मानते हैं आप? भाई इट इज़ अ प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिव। बहुत सिंपल शब्दों में बता दिया हमने ये। जब हम कोर्ट में जाते हैं, वादी के द्वारा अपना वाद दाखिल किया जाता है, तो क्या जो वादी का वाद है वो वादी को लौटाया भी जाता है। इस बारे में बताया गया था कहाँ पर? रिटर्न ऑफ प्लेंट। ऑर्डर 7 रूल 10 में बताया गया था। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ वादी के द्वारा जो वाद दायर करा जाता है, क्या वो रिजेक्ट हो सकता है? क्या उसे खारिज किया जाएगा? हाँ, पर किन कंडीशंस के आधार पर? वो कौन से रिक्वायरमेंट है, वो कौन से आधार हैं जो बताए गए हैं, तो वो हमें देखने को कहाँ मिलेंगे? ऑर्डर 7 रूल 11 में। वही इस तरह समझो, एक प्लेंट है, यहाँ पर देख, इसको प्लेंट है, प्लेंटिव ने दाखिल करा, उसके बाद यहाँ पर सम्मन जाएंगे किसको? डिफेंडेंट के लिए। डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफेंडेंट जो है वो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लेकर आया है। अब वो किन आधारों पर ये एप्लीकेशन लेकर आया है? सबसे पहले तो वो ये बात कहेगा जो डिफेंडेंट है कि जो ये प्लेंट यहाँ पर प्लेंटिव लेकर आया है, इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। क्या कहेगा? मैंने शुरू में ही बताया था आपको, ऑर्डर 7 रूल 1 याद करिए कि जब प्लेंटिव प्लेंट दाखिल करेगा तो उस टाइम पर उसके बाद में कॉज ऑफ एक्शन मतलब आखिरकार आपके विवाद का कारण क्या है, आप क्यों आए हैं कोर्ट में, ये होना ज़रूरी है। तो डिफेंडेंट जब ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लाएगा इस बेस पर कि ये जो वाद है वो खारिज किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, और जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो उस वाद को खारिज ही किया जाएगा। जब वाद रिजेक्ट किया जाएगा तो वो जब भी प्लेंट रिजेक्ट किया जाएगा, पूरे का पूरा प्लेंट रिजेक्ट किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम इसका जो इसने रिलीफ ए मांगा है ये सही नहीं है, इस आधार पर हम कर रहे हैं, या इसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। आप पूरे का पूरा उसको जो है प्लेंट को खारिज करेंगे, हाफ या पार्ट में नहीं करेंगे आप उसे। तो आप क्या कहेंगे? कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इस एक बेस पर भी प्लेंट खारिज हो सकता है। जब यहाँ पर डिफेंडेंट अपीयर हो रहा है तो डिफेंडेंट ये कह रहा है कि जो वैल्यूएशन इनको लगानी चाहिए थी, भाई आपको कोर्ट का जुडिक्शन तय करना है, आर्थिक क्षेत्राधिकार अगर तय करना है तो आप जो सिविल सूट है तो जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यूएशन होगी उसके आधार पर आप तय करेंगे। आपने जानबूझ के उसकी वैल्यूएशन कम लगाई है ताकि जुडिक्शन चेंज हो रहा है। तो जो डिफेंडेंट है ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लेकर आया है, उसके पास ये भी एक आधार है कि इन्होंने जो वैल्यूएशन लगाई है वो सही नहीं लगाई है। तब यहाँ पर जो कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, वह उस प्लेंटिव को एक समय देंगे। आपने जो आपकी वैल्यूएशन लगाई है वो सही नहीं लगाई है,
एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, फिक्स टाइम पीरियड इसको दिया जाएगा, उस फिक्स टाइम पीरियड में उसको सही करने के लिए कहा जाएगा। अगर उस फिक्स टाइम पीरियड में जो कोर्ट ने इसको दिया है उसमें भी अगर प्लेंटिव ने उस वैल्यूएशन को सही नहीं करा तो उसका बाद क्या होगा, फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिफेंडेंट ये कहता है कि जो स्टाम्प्ड है वो सही तरीके से प्रॉपर नहीं है। जब ये कोर्ट फीस अदा करते हैं, अपनी न्यायालय शुल्क अदा करते हैं, कोर्ट फीस देते हैं तो स्टाम्प के माध्यम से देते हैं। तो डिफेंडेंट यहाँ पर ये वाली बात कहेगा कि माना कि प्रॉपर वैल्यूएशन कर दी है लेकिन इन्होंने कोर्ट फीस सही नहीं दी है, कोर्ट फीस इन्होंने कम दी है, सही स्टाम्प नहीं दिए हैं। तो कोर्ट यहाँ पर भी इनके लिए एक इनको टाइम फिक्स करने के लिए एक टाइम फिक्स कर देगा कि आप इतने बीच में हमें सही स्टाम्प आप हमें लाकर दे दीजिए, आप हमें सही कोर्ट फीस आप पे कर दीजिए। अगर तब भी इन्होंने नहीं करा तो फिर इनका बात क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोर्ट ने आपको कोई टाइम पीरियड फिक्स करके दिया है तो आपको उसी फिक्स टाइम पीरियड में उस कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करना है। जब कोर्ट ने देखा कि आपने वैल्यूएशन जो है प्लेंटिव ने कम लगाई है या जो स्टाम्प है प्रॉपर नहीं है तो कोर्ट एक फिक्स टाइम आपके लिए कर देगी। क्या इसको टाइम को एक्सटेंड किया जाएगा? पर यहाँ पर टाइम तभी एक्सटेंड होगा जब पहले प्लेंटिव ये साबित करेगा कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह उसके सर्कमस्टांसेस ऐसी थी जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, इस वजह से वो उस टाइम पर फिक्स टाइम पे जो कोर्ट ने दिया था वो सही उस टाइम पर वो उस आदेश का पालन नहीं कर पाया। लेकिन प्लेंटिव को साबित करना पड़ेगा तब ही टाइम एक्सटेंड हो पाएगा। क्या बताएगा वो इसमें? अब ऑर्डर 711 की एप्लीकेशन जो आएगी, कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, आपने वैल्यूएशन सही नहीं कर रखा है, इन्होंने जो स्टाम्प थे प्रॉपर वो नहीं दे रखे गए हैं। अब और क्या कारण हो सकते हैं इस संबंध में? और भी कारण बताए गए हैं, आप DLF रीड करिए पहले आप इसमें। कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है, स्टाम्प आपका सही नहीं है। आप इसमें ये भी कहेंगे कि जिस बार्ड बाई लॉ, इसमें जो डिफेंडेंट है ऑर्डर 711 की एप्लीकेशन में इस बात को भी कह सकता है कि जो प्लेंटिव है उसने अपने प्लेंट में जो स्टेटमेंट दिया है वो लॉ से बार कर रहा है। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल CPC के सेक्शन 80 को रीड कराए जो कि नोटिस बताता है गवर्नमेंट के लिए, आपको वो देना ज़रूरी है। आप सीधे सीधे बात दाखिल नहीं कर सकते, पहले उस नोटिस की रिक्वायरमेंट आवश्यक है। लेकिन हाँ, जनरल स्पीकिंग ये बात है कि नोटिस की रिक्वायरमेंट आवश्यक है और आपने नोटिस नहीं दिया तो इसका मतलब आपने बात करा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन बताई गई हैं कि अगर वो कंडीशन आ जाती हैं तो आपको नोटिस देने से भी फ्रीडम मिल सकती है आपको यहाँ पर इसमें। तो अगर ये देखा जाएगा इसमें डिफेंडेंट ये बताएगा, साबित करेगा इसमें डिफेंडेंट कि जो प्लेंटिव है उसने जो प्लेंट लाया है यहाँ पर उसने स्टेटमेंट बनाया है कि उसका कहीं ना कहीं जो उसका प्लेंट है वो लॉ से बाहर हो रहा है, तो इस बेस पर भी जो है प्लेंट उसका क्या हो सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। एक बात और, जो आपका प्लेंट है उसकी भी आपको डुप्लीकेट, जब आप प्लेंट दाखिल कर रहे हैं तो उसका एक डुप्लीकेट मैनर में उसकी कॉपी भी आपको उसके संग में लगानी ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसको भी एक आधार बनाया जा सकता है 711 की एप्लीकेशन के अंतर्गत। एक पॉइंट और है इसमें, ऑर्डर 7 रूल 9 के अंतर्गत जो आपकी रिक्वायरमेंट बताई गई हैं, आप उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करा आपने। ऑर्डर 7 रूल 9 क्या कहता है, जब आप प्लेंट अपना दाखिल कर रहे हैं कोर्ट में, एडमिशन करवा रहे हैं आप अपनी, तब यहाँ पर आपको कोर्ट आदेशित करेगा इस संबंध में कि आप 7 दिन के भीतर जो है सम्मन अपोजिट पार्टी को भेजें। लेकिन आपने वो जो रिक्वायरमेंट थी ऑर्डर 7 रूल 11 की उसको फुलफिल नहीं करा है तो आपका प्लेंट क्या है, यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट आए हैं आपके, प्लेंट डुप्लीकेट मैनर में होना चाहिए, ऑर्डर 7 रूल 11 की रिक्वायरमेंट का जो दोनों पॉइंट आए हैं, ये CPC 2002 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत यहाँ पर उसके तहत यहाँ पर ये दोनों पॉइंट इसमें रखे गए हैं। जब
आपको कोर्ट के द्वारा इसके वैल्यूएशन को सही करने को कहा गया है, स्टाम्प को प्रॉपर देने के लिए कहा गया है, और कोर्ट ने आपको कोई फिक्स टाइम दे दिया है तो आप उसी फिक्स टाइम में उसके आदेश का पालन करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप साबित करेंगे जो प्लेंटिव है यहाँ पर कि कंडीशन सर्कमस्टांसेस ऐसी थी जो उसके परिस्थितियाँ उसके कंट्रोल में नहीं थी, कुछ हो गया उसके साथ में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड में, तब ऐसे में कोर्ट अगर चाहे तो उस टाइम को फिर वो एक्सटेंड कर सकती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि जो डिफेंडेंट है उसने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा दी है, तो अगर जो कोर्ट है वो उस एप्लीकेशन को अगर कोर्ट अलाउ करती है या फिर डिसअलाउ करती है, जो भी करती है, तो वो अपने रीज़न वहाँ पर उस संबंध में वो रिकॉर्ड करेगी इसमें। तो यहाँ पर आज आपकी क्लास जो है ऑर्डर 7 रूल 11 की मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। जो आधार बताए गए हैं कि किन आधारों पर आप जब भी 7-11 की एप्लीकेशन आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर 7-11 की एप्लीकेशन जब भी डिफेंडेंट प्रेजेंट करता है तो कौन से आधार उसको बताए गए हैं, लेकिन उसमें साफ कह रखा गया है कि यही केवल यहाँ तक ही हम सीमित नहीं हैं, अगर कोई ऐसा आधार भी लगता है तो उसको भी लिया जा सकता है। और ये जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं 7-11 की, वो एट एनी स्टेज, केस के किसी भी स्टेज पर जो है इसको प्रेजेंट किया जा सकता है इस एप्लीकेशन को। और ये उसमें कुछ आधार बताए गए हैं जिसमें से ये 2 आधार जो हैं इसके वो CPC के 2002 के अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर रखे गए हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपको बताना है इस संबंध में। आप मुझे ये बताइए, अगर ऑर्डर 7 रूल 11 जो है वो रिजेक्ट हो जाती है या अलाउ हो जाती है, तो जो अपोजिट पार्टी होगी उसके पास अब क्या राइट होगा? वो यहाँ पर इस संबंध में अपील में जाने का राइट रखेगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 जो है इसके तहत जो आदेश दिया जाएगा उसे डिक्री माना जाता है और वो यहाँ पर इस संबंध में अपीलेबल माना जाता है। क्लास अगर आपको सही लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए आप, एंड थैंक यू सो मच।